हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल एक टीचर में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि इस वीडियो में आपको मिलेगा एनसीईआरटी सार संग्रह जो बुक है। एनसीईआरटी सार संग्रह जो बुक है महेश कुमार बर्नवाल जी और कुणाल वर्मा जी का जो बुक है, इसमें एनसीईआरटी का क्लास 6 to 10 के साइंस हो चाहे एसएसटी का सारा बुक हो, उस सारे बुक का निचोड़ इसमें दिया हुआ है, शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है। यानी उस सारा कंटेंट को इसमें वन लाइनर फॉर्म में दिया हुआ है। तो आपको इस बुक से हर एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा। अभी हमारा मेन हम फोकस कर रहे हैं बीपीएससी 4.0 में। बीपीएससी 4.0 में पीआरटी का जो एग्ज़ाम होता है, पीआरटी चाहे फिर इधर 6 to 8, 9, 10 एंड 11, 12 का जो जनरल पेपर होता है 40 मार्क्स का, उसमें से मैथ और रीजनिंग हटा दीजिए तो बाकी जो क्वेश्चन है वो इससे बहुत रिलेटेड है। हर बार सबसे ज़्यादा इस बुक से पूछे जाने वाला हर बार इस बुक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको हम हर दिन अलग अलग वीडियो के माध्यम से हम इस बुक को कवर करेंगे। आज हमारा इस बुक का सबसे पहला टॉपिक है जो कि आप देख रहे हैं बुक है एनसीईआरटी सार संग्रह, जो कि ऑनलाइनर है कक्षा 6 to 12 तक, यानी कि 11, 12 का भी कुछ कंटेंट इसमें डाला हुआ है। तो आज हम पढ़ेंगे इसका जो टॉपिक है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इंग्लिश में बोलेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो इस चैप्टर को हम डिस्क्राइब करेंगे। यानी कि देखिए, ये जो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, यानी कि जिसको हम पर्यावरण विज्ञान बोलते हैं, इससे 7 से 8 क्वेश्चन इसी एक टॉपिक है। इस टॉपिक से हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख ले तो आपको जरूर मिलेगा इसमें से सारा। चलिए, तो इसमें सबसे पहले हम बिना देर के शुरू करते हैं बुक का हल्का हल्का एक्सप्लेनेशन के साथ हम पूरा इस सारे टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए, पहला है कि परिस्थितिकी किनके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। कहने का मतलब है कि जो इकोलॉजी है वो किन किन वस्तुओं के साथ आपसी जो होता है वो रिलेशन को बॉन्ड करता है, यानी कि कोरिलेट करता है। तो आंसर देखिए होगा क्या, कि आंसर होगा कि जीव समुदाय और वातावरण के, यानी कि जीव समुदाय कहने का अर्थात है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स है और जितने भी इन्वायरमेंट में जितने भी, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए हैं, जल हो गए, मिट्टी हो गए, ये सारे चीज़ एक दूसरे से कैसे कोरिलेट करते हैं। तो इसको कौन कोरिलेट करता है, यानी कि एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित कौन करता है, संबंध स्थापित करने का अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो इसको इकोलॉजी कहते हैं। चलिए, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। पर्यावरण मीन्स इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट किसको कहते हैं, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ कि पृथ्वी पर विद्यमान भौतिक, जैविक तथा रासायनिक दशाओं का योग जो सभी जीवन स्वरूपों को प्रभावित करता है। यहाँ थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में लिखा है। पर्यावरण का मतलब है कि पृथ्वी में जितने भी भौतिक है, जैविक और रासायनिक ऑब्जेक्ट है, वो सारे मिल के जो एक इन्वायरमेंट बनाता है, यानी जो सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, सजीव निर्जीव एक साथ रहते हैं, जो वातावरण बनाता है वही एक तरह से पर्यावरण है। तीसरा क्वेश्चन है कि पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं। तो पहला देखिए जैविक घटक है, अजैविक या भौतिक घटक, और तीसरा ऊर्जा संघटक। देखिए जल्दी से हम इसको शॉर्ट में जान लेते हैं कि जैविक संघटक किसको कहते हैं। देखिए जैविक संघटक क्या है, तो जैविक संघटक में जितने भी जीवित प्राणी होते हैं, यानी कि लिविंग थिंग्स, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, आपके एनिमल्स हो गए और ह्यूमन बींग्स होंगे, ये सारे जैविक संगठक हैं। अजैविक या भौतिक संगठक में क्या आ जाएगा, तो अजैविक या भौतिक संगठक में नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि निर्जीव वस्तुएं, जैसे कि पेड़ हो ये जल हो गए, वायु हो गया, मिट्टी हो गया, ये सारे चीज भौतिक संगठक में आते हैं। और ऊर्जा संगठक क्या कहलाते हैं, तो ऊर्जा संगठक में सबसे ज़्यादा हमें पता है कि सबसे बड़ा ऊर्जा के जो स्रोत है वो है सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा और ये न्यूक्लियर ऊर्जा एनर्जी वगैरह जो होता है वो भी क्या होता है, ऊर्जा संगठक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम गहन परिस्थितिकी यानी कि डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ था, किसने किया था, तो इस शब्द का प्रयोग अनिर्नेस, ठीक है, अर्नेस ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घास स्थल, वन तथा मरुस्थल किस परिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है। तो ये जो परिस्थितिकी तंत्र है वो अलग अलग प्रकार का होते हैं, स्थलीय होता है, जलीय होता है और वायवीय होते हैं। तो स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र यानी कि जो स्थल में होने वाला, तो जैसे कि घास है,
घास स्थल, वन, मरुस्थल, ये सब क्या है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यकता भूमिका का भी वर्णन करता है, उसको बोलते हैं पारिस्थितिकी कर्मता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का एक टॉपिक है 10% नियम किससे संबंध है। ठीक है, क्वेश्चन है कि 10% नियम किससे संबंधित है, तो ऊर्जा के खाद के एक रूप से एक परपोषी स्तर से दूसरे परपोषी स्तर तक पहुंचने से है। यानी 10% नियम आपने पढ़ा होगा, जैसे फर्स्ट लेवल का होता है जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि जो अपने पेड़ पौधे जो अपना खाना बनाते हैं वो 10% होता है, उसके 1% जो ऊर्जा होता है, उसका 1% एनर्जी जो होता है, हम लोग जब उस पेड़ पौधे को खाने वाले होते हैं तो उसको खाता है तो उसे 1% एनर्जी मिलता है। तो इस तरह से एक साइकिल बना, एक ट्रायंगल शेप का साइकिल बना हुआ, उस साइकिल को हम पढ़ेंगे तो विस्तार से जानेंगे कि 10% नियम क्या है। तो सिंपल से जान लीजिए कि कभी क्वेश्चन में पूछ दिया कि 10% नियम किससे संबंधित है, तो ऊर्जा के खाद के एक रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर, यानी कि आपने पढ़ा होगा फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल, ये सब जो आपने पढ़ा होगा उससे रिलेटेड है। और ये लंबा टॉपिक है, इसको हम कभी डिटेल्स में एक चार्ट बना के इसका हम डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारणीय तथा अस्थायी विकास की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी। थोड़ा सा ये सब क्वेश्चन आप लोग को लगेगा अटपटा क्वेश्चन है, लेकिन ये डीपली क्वेश्चन है, कभी कभी ये सारे डीप क्वेश्चन जो होता है वो पूछ देता है। तो यहाँ पे क्या है कि ब्रेटलैंड कमीशन ने वर्ष 1987 ईस्वी में इसकी अवधारणा सबसे पहले प्रस्तुत किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक कहलाते हैं। यानी खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक जो होते हैं वो कहलाते हैं डिकम्पोजर। आपने सुना ही होगा कि जो जितने भी जीव गतिविधियों से निकलने वाली जो डस्ट होता है उसको क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है, यानी कि उसे जमीन में मिला देता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कवक और जीवाणु होता है। इसमें से आपने अर्थवॉर्म का नाम सुना होगा, वो भी होता है कि डिकम्पोजर के रूप में भी वो भी यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा है कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है। तो जीव भार का पिरामिड कैसा होता है, तो वह अपराइट होता है, यानी कि सीधा होता है। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा बनता है। अब देखिए यहाँ पे तो जीव भार पिरामिड कैसा होता है, तो पहला हमने पढ़ा कि सीधा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है, तो जलीय परितंत्र में। हमने अभी बताया था कि जलीय परितंत्र क्या होता है, कि जो जलीय परितंत्र मतलब जल में जितने भी जीव जंतु रहते हैं, जल में जो जीव जंतु रहते हैं उसको हम लोग जलीय परितंत्र में रहने वाले जीव कहते हैं। तो वहाँ की जो परिस्थितिकी होती है वो उसका जो होता है वो उल्टा बनता है, यानी विपरीत दिशा में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र बोलते हैं, यानी कि बायो जियो केमिकल साइकिल इसको बोलेंगे, यानी कि जैव भू रासायनिक चक्र बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम पढ़ेंगे समुद्री वातावरण में कौन से जीव मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। तो समुद्री वातावरण में जो मुख्य जो उत्पादक है, प्राइमरी जो उत्पादक होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तो उसको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टनस, है ना। इसको तोड़ के हम पढ़ेंगे तो फाइटोप्लैंक्टनस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है। तो परितंत्र का गतिक हृदय जो होता है ऊर्जा प्रवाह या खनिज चक्र को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है कि दोस्तों चूंकि ये बीच बीच में हम कुछ एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये वीडियो होगा वो लंबा होगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, आपको ज़रूर इसमें से क्या होगा कि फ़ायदा होगा और आपको बेनिफिट लगेगा। आपको लग रहा है कि इससे हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे जिन्हें भी ये इसकी ज़रूरत होगी। और ये फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि जनरल पेपर के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे हम स्टेट के लिए भी, स्टेट में भी जनरल पेपर होती हैं तो उसके रिगार्डिंग देखें, या तो फिर हम BPSC 4.0 के रिगार्डिंग देखें, या तो फिर अभी जो रेलवे टीचर आया है उसके रिगार्डिंग भी देखें। तो आपको हर टीचिंग एग्जाम का जो जनरल पेपर होता है उसमें यह काम देने वाला है। आप
इस वीडियो को देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा, कमेंट में कमेंट करेंगे तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊंगा, और इस तरह से इस बुक को कोशिश करूंगा कि बीपीएससी 4.0 तक, या तो फिर स्टेट 2 आने वाला है तब तक मैं इसका ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आप लोगों के साथ क्या करूं, इसको शेयर करो। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन कि किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं। तो हमने पढ़ा कि जैव और अजैव घटक मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो परितंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, सर्वाधिक अस्थायी परिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो अस्थायी मतलब स्टेबल जो होता है, तो स्टेबल परिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या, महासागर, है ना, महासागर में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विविध समुद्री पेड़ पौधे तथा जंतुओं को संरक्षित करने के लिए जैव आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया है। तो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो है वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो कि बंगाल की खाड़ी में है, और वो बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो वहाँ पे एक जैव आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया है, वहाँ के पेड़ पौधे और जंतुओं को संरक्षित करने के लिए। चलिए आपको याद हो गया होगा कि कभी क्वेश्चन यहाँ से बना देता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो होता है वो आपका बंगाल की खाड़ी में है, और ये भारत का जो दक्षिणी पॉइंट होता है, दक्षिणी सबसे दक्षिणी एक दक्षिण का 2 पॉइंट होता है। ठीक है, याद रखिए दक्षिण का 2 पॉइंट होता है, एक होता है आपका कन्याकुमारी जो कि स्थलीय दक्षिणी बिंदु है, और एक भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट होता है जो कि अंडमान और निकोबार में है, उसको इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाल्मीकि बाग आरक्षित क्षेत्र परियोजना किस राज्य से संबंधित है, यानी कि वाल्मीकि बाग आरक्षित क्षेत्र कहाँ पे है, तो वाल्मीकि बाग आरक्षित क्षेत्र जो है वो पश्चिम चंपारण बिहार में पड़ता है। ठीक है, याद रखिए कि बिहार में जो चंपारण जिला है तो वहाँ पे पश्चिमी चंपारण में ये जो है वाल्मीकि बाग आरक्षित क्षेत्र बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र का ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है, तो सोलर रेडिएशन, यानी कि जिसको सौर ऊर्जा भी बोलते हैं, सूर्य विकिरण या सोलर रेडिएशन जो होता है वो ऊर्जा का क्या है, प्रमुख स्रोत है। चलिए 10% का नियम आपने पढ़ा था अभी कि 10% नियम किससे संबंधित है, तो 10% नियम जो है खाद्य श्रृंखला को, यानी एक पोषी से दूसरे पोषी, दूसरे पोषी से तीसरे पोषी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक डायग्राम बनाता है, उससे संबंधित था। अब यहाँ पूछ दिया नेक्स्ट क्वेश्चन कि 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो इसको रेमंड लिंडेमैन ने दिया था। कौन दिया था, रेमंड लिंडेमैन ने इस नियम को प्रतिपादित किया था, लोगों के सामने रखा था। चलिए आगे क्वेश्चन है कि पर्यावरणीय नित्यवाद या निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है, तो कौन थे, तो पर्यावरणीय नित्यवाद या निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे, तो ये हमारे थे कार्ल रिटर नाम के वैज्ञानिक थे, जो कार्ल रिटर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना किसने दी थी, इकोलॉजिकल पिरामिड जो बनाया था, यानी कि एक स्ट्रक्चर बना था इकोलॉजिकल पिरामिड, तो इसको किसने दिया था, तो चार्ल्स एल्टन यूके के थे जो ये इन्होंने ये नियम को दिया था, पिरामिड को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है, उच्चतम पोषण स्तर कहाँ प्राप्त होता है, किसको प्राप्त होता है, तो सर्वाहारी को। ठीक है, इकोसिस्टम में जो सर्वाहारी होते हैं ना उसे सबसे ज़्यादा उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेड़ पौधे के किस रूप में मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रोजन आपको पता है कि इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा जो होता है वो नाइट्रोजन मिलता है, जो कि कितना है, नाइट्रोजन गैस 78% जो होता है वो नाइट्रोजन गैस होता है, 78% जो होता है नाइट्रोजन गैस होता है। कलर चेंज कर लेते हैं हम, 78% जो होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन गैस होता है इन्वायरमेंट में। तो इस नाइट्रोजन गैस का क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा था कि पेड़ पौधे किस रूप में मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं
सॉरी। तो देखिए नाइट्रोजन के बारे में जान लेते हैं। 78% नाइट्रोजन होने के बाद भी हम उसको डायरेक्टली जो होता है अपने शरीर में उसका यूज नहीं कर सकते, ठीक है। वो इन्वायरमेंट में ना हम कर सकते हैं, ना पेड़ पौधे कर सकते हैं, और नहीं उसको जानवर जो होता है वो नाइट्रोजन का यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली हमें उसको सीधे तरीके से नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, ब्रीदिंग सिस्टम में सांस हम लेते हैं, तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं कि इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को इनहेल कर लेते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। नाइट्रोजन का 78%। अच्छा, आप जल्दी कमेंट में बताएंगे कि 78% जो है नाइट्रोजन गैस है, तो बताइए तो कि हमें हमारे इन्वायरमेंट में कितने परसेंट ऑक्सीजन है और कितने परसेंट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, आप कमेंट में जरूर करेंगे। चलिए, यहाँ पे हमने कहा था कि नाइट्रोजन हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो नाइट्रोजन है तो सबसे पहले जो होते हैं पेड़ पौधे, वो जो नाइट्रोजन होता है वो मिट्टी में आता है, मिट्टी ऑब्जर्व करता है, और मिट्टी से वो पेड़ पौधे के जड़ उसको एक्सेप्ट करते हैं। यानी आप देखो कोई टमाटर का पौधा या मटर का पौधा निकालिएगा तो उसके रूट में गोला गोला टाइप्स का एक रहेगा, आपको दिखेगा। वो क्या करता है, वहीं से वो नाइट्रोजन जो होता है वो सॉइल से जड़ एक्सेप्ट करता है, और जड़ से जो होते हैं पौधे यूज करते हैं, फिर पौधे को हम खाते हैं या एनिमल खाते हैं, फिर वहाँ से हमें नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। तो वो नाइट्रेट आयन के रूप में जो होते हैं, पेड़ जो होता है वो उस नाइट्रोजन को मिट्टी से, पेड़ के जड़ जो होते हैं वो मिट्टी से नाइट्रोजन को नाइट्रेट आयन के रूप में क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। चलिए, याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए एक टॉपिक लिखा है कि महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं की वन जीव कार्य योजना 2021-30 पारित की है। यानी कि ऐसा करने वाला वो पहला राज्य बन गया है वो 21-30 तक वन जीव कार्य योजना, इसका कहने का मतलब है इस योजना में कि वन से रिलेटेड या जीव जंतुओं से रिलेटेड बहुत सारे वो इसमें परियोजना लाएंगे, और बहुत सारा पार्क वगैरह जो है उसका यूटिलाइज करेंगे, उसको संरक्षित करेंगे, उस पर ध्यान दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम रामसर स्थल किसे घोषित किया गया था। तो विश्व का प्रथम रामसर स्थल कोबोर्ग प्रायद्वीप, जो कि 1974 में स्थापित किया गया था। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ये भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि क्या है क्वेश्चन कि पारिस्थितिकी तंत्र का, यानी कि इकोसिस्टम जो शब्द था, इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यानी कि इसका यूज किसने किया था, तो एजी टॉन्सले ने किया था। याद रखना कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम मतलब टॉन्सिल, ठीक है। इकोसिस्टम टॉन्सिल से याद रखना, टॉन्सले नाम के वैज्ञानिक, एजी टॉन्सले नाम के वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने इसको यूज किया था सर्वप्रथम। चलिए दूसरे पेज में हम लोग आते हैं। आई होप कि आप लोग को पसंद आ रहा होगा, आप लोग को इसमें फायदा मिलेगा। चलिए आगे क्वेश्चन है क्या कि भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र जो होते हैं, कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया। भारत को कितने बायोजियोग्राफिक एरियाज में डिवाइडेड किया गया, ठीक है। तो 10 भागों में, 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में इसे विभाजित किया गया है। याद रखिएगा कि 10 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई समुदाय अस्थायी, परिपक्व, जटिल तथा दीर्घकालिक होता है तो उसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि वैसा समुदाय जो अस्थायी होता है, परिपक्व होता है, जटिल होता है, या लंबे समय तक वो टिकने वाला होता है, तो उसको चरम समुदाय यानी कि क्लाइमैक्स कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र मन्नार की खाड़ी होता है। याद रखना, मन्नार की खाड़ी जो है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वृक्ष को कल्प वृक्ष, दोस्तों ये आप विश्वास नहीं करेंगे, क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है कि किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा प्रदान की गई है। तो आपको इसको याद रखिएगा, नारियल को जो होता है वो कल्प वृक्ष का उपमा दिया गया है, ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कल्प वृक्ष जो होता है वो किसे कहा जाता है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। तो आपको पता ही होगा कि ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। देव से याद रखिएगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान है, जहाँ पे पक्षियों के स्वर्ग यानी कि बहुत अलग अलग प्रजाति के पक्षी वहाँ पे हैं, और पंछियों को वहाँ पे रखने का और उसका इन्वायरमेंट देने का बहुत अच्छा तरीका अपनाया गया है। तो एक तरह से उसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, जो कि केवलादेव, ठीक है। केवल राष्ट्रीय उद्यान याद रखें, केवलादेव नाम है उसका, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में होता है।
अब यहाँ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदियाँ प्रभावित होती हैं, तो वहाँ से बाणगंगा, ठीक है, बाणगंगा और गंभीरी नदी पास करती है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से दो नदियाँ प्रभावित होती है, एक बाणगंगा और दूसरा जो होती गंभीरी नदी। वनस्पति संरक्षण हेतु सब स्थानीय संरक्षण पद्धति के अंतर्गत कौन सा स्थल सम्मिलित नहीं है। देखिए, तो इसके अंतर्गत वनस्पतिक उद्यान यानी कि बॉटेनिकल गार्डन जो होता है वो उसको इसके अंतर्गत नहीं रखा गया। कृत्रिम ग्रीन हाउस द्वारा वनस्पतियों के संरक्षण किस विधि के अंतर्गत आता है? कृत्रिम मिटा लेते हैं हम, चलिए देखिए, कृत्रिम ग्रीन हाउस यानी कि जो लोगों द्वारा बनाया गया ग्रीन हाउस है, तो वनस्पतियों का संरक्षण किस विधि के अंतर्गत आता है? तो बाहरी स्थानीय संरक्षण पद्धति, ठीक है, इसको बोलते हैं बाहरी स्थानीय संरक्षण पद्धति बोलते हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने जीवमंडल रिजर्व हैं, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? तो अभी टोटल 18 है। कितने हैं अभी टोटल बायोस्फीयर रिजर्व जो भारत में है वो 18 है। और यहाँ पे बायोग्राफिक एरियाज में डिवाइड किया गया भारत को कितने एरियाज में डिवाइड किया गया? तो 10 एरियाज को, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये 2 क्वेश्चन था, इसको याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से जानिएगा। हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन कंफर्म रहता है, 2 क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। इसमें क्या है कि भारत के वन राष्ट्रीय उद्यान, जीव अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व पर आप खास ध्यान दीजिएगा। अभी टोटल जो है 55 ये जो टाइगर रिजर्व किया गया है। अभी एक और टाइगर रिजर्व बनाया गया है जिसे इसमें शामिल नहीं किया गया, टोटल 56 हो गया। अभी 55 इसमें देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान जो है वहाँ पे अभी भारत में राष्ट्रीय उद्यान 106 हैं, 106 राष्ट्रीय उद्यान है। और वन जीव अभ्यारण्य कितने हैं? 573, 573। एंड टाइगर रिजर्व क्षेत्र जो है वो 55 टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। चलिए, तो हमें हर यहाँ पे हर स्टेट का दिया हुआ है, तो हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट है उसको मैं बताऊंगा और उसको आप नोट कर सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। देखिए, ये जम्मू कश्मीर का दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान क्या है। जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं खुद बोलूँगा, आप उसको लिख के सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो शीत मरुस्थल, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। शीत मरुस्थल है होकेरेसर, सूरी नरसर और मानसर। तो ये शीत मरुस्थल वन्य जीव अभ्यारण्य में बात कीजिए, और राष्ट्रीय उद्यान में दाची गाम, ये जम्मू कश्मीर का आप याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे एक भी टाइगर रिजर्व जो है जम्मू कश्मीर में एक भी टाइगर रिजर्व नहीं देखने को मिलता है। चलिए, लद्दाख की बात करें तो यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान है हेमिसाई, और एक वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो चांगथांग जो है वो 1600 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ पे भी एक भी टाइगर रिजर्व नहीं है। कभी क्वेश्चन दे देगा कि कौन से राज्य में टाइगर रिजर्व नहीं है, तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे टाइगर रिजर्व नहीं है। हरियाणा की बात करें तो कौलेसर, सुल्तानपुर, यहाँ पे 2 है राष्ट्रीय उद्यान, और यहाँ पे 2 वन्यजीव अभ्यारण्य भी देखने को मिलता है जिसका नाम है कालेसर एक वन्यजीव अभ्यारण्य भी है और राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है। यहाँ पे एक और वन्यजीव अभ्यारण्य नाहर है। चलिए, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, आप में से कोई यदि गए होंगे तो बहुत फेमस है ये हिमाचल प्रदेश का ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक किंदर किला है, ये आप ये जरूर याद रखें, हिमाचल प्रदेश का ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है? हिमालयन से हिमाचल प्रदेश याद रखिएगा। यहाँ पे वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करेंगे तो चंद्रताल भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है। पोंग डैम, झीला, रेणुका, खीरगंगा, पिनघाटी आप याद रखिएगा, और सिमबारा, ये सब जो वन्यजीव अभ्यारण्य आपको कहाँ देखने को मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। चलिए, थोड़ा स्पीड करते हैं वीडियो को। उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल प्रदेश के नीचे थोड़ा सा हम उत्तराखंड आ जाए तो उत्तराखंड में देखो ये जो टेबल है ना बहुत अच्छा बना हुआ। इससे आपको क्या होगा कि स्टेज वाइज स्टेज याद होगा, यानी कि आपको नॉर्थ से आप उत्तर से देखते जाएंगे तो ऊपर से मैप में जब देखेंगे भारत का मैप तो ऊपर से आपको देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उसके नीचे हरियाणा आ जाइए, थोड़ा सा आप दाहिने तरफ जाइए हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर हरियाणा से नीचे आ जाइए तो आपको राजस्थान देखने को मिलेगा। तो देखिए,
उत्तराखंड का बात करें, उत्तराखंड में क्या इंपॉर्टेंट है, तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, ये तो आपको सबके कंठस्थ ही होगा, सबको याद होगा कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जो था वो 1936 में जिम कॉर्बेट नाम का ये बना था। शायद इसका नाम चेंज करने को लेके कुछ था, हमें भी कंफर्म याद नहीं है। आप जिम कॉर्बेट याद रखिए। यदि इसका न्यू भी नाम होगा तो यदि आपका एग्जाम में आएगा तो अभी ये इसका नया नाम यदि आने वाला है, ये आ भी गया होगा तो वो उतना फेमस नहीं है, तो ब्रैकेट में आपको जिम कॉर्बेट नाम जरूर दिया रहेगा। ठीक है, तो ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये उत्तराखंड में है, 1936 में बना हुआ था। इसके अलावा गंगोत्री गोविंद पशु विहार, नंदा देवी पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी आपसे पूछता है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये है, राजा जी और फूलों की घाटी, इतना नाम याद रखिएगा, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, ये सब कहाँ पे है, उत्तराखंड में। इसका बात करें तो वन्यजीव अभयारण्य केदारनाथ जो होता है, केदारनाथ आपने तो सुना होगा कि शंकर जी का जो बहुत बड़ा मंदिर है, तो केदारनाथ जो है हम लोग जहाँ पे जाते हैं तो केदारनाथ एक वन जीव अभयारण्य है जो कि कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। कभी कभी किसी एग्जाम में जैसे कि यूपीएससी लेवल के एग्जाम में पूछ देता है कि ये कितने एरिया में फैला हुआ, तो केदारनाथ वन जीव अभयारण्य जो है वो 967 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, उत्तराखंड में है। देखिए यहाँ पे जिम कॉर्बेट जो है टाइगर रिजर्व है, तो ये जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, वो टाइगर रिजर्व भी है, और एक और जो है राजा जी आप टाइगर रिजर्व है, यानी कि राजा जी राष्ट्रीय उद्यान भी है और टाइगर रिजर्व भी है, और जिम कॉर्बेट जो है वो भी क्या है, एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, और ये एक टाइगर रिजर्व क्षेत्र भी है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में कहाँ चला गया, चलिए आगे देखते हैं कि हम बात करते हैं कि राजस्थान में, ठीक है, तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कौन सा पार्क है, तो राजस्थान की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान, आप याद रखेंगे कि इधर वाले फर्स्ट रो जो है वो राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा जो है सेकंड वाला जो आपका रो है ये आपको दिखेगा कि वन्यजीव अभयारण्य, और थर्ड वाला जो है वो आपको याद रखिएगा कि टाइगर रिजर्व है। तो राजस्थान में एक है रणथंभौर, आप ये सुने होंगे, ये बहुत चर्चित है, ये पूछता भी है एग्जाम में, राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर जो है ये राष्ट्रीय उद्यान है। सरिस्का, मरुस्थलीय, मुकुंदरा हिल्स, केवलादेव, ये सब जो है ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे आपको मिलेगा देखने को, ये राजस्थान में देखने को मिलेगा। जल्दी से देख लेते हैं इसका क्या है कि यहाँ पे वन्यजीव अभयारण्य में माउंट आबू जो आपको देखने को मिलेगा, माउंट आबू आपको देखने को मिलेगा इसमें से, ठीक है, माउंट आबू देखने को मिलेगा। सिरिस्का जो है, जो कि हमने अभी देखा कि सिरिस्का जो है ये राष्ट्रीय उद्यान भी है और वन्यजीव अभयारण्य भी है। जवाहर सागर राष्ट्रीय चंबल वन विहार, राष्ट्रीय चंबल और वन विहार। देखिए यहाँ पे टाइगर रिजर्व भी होगा, रणथंभौर जो है वो राष्ट्रीय उद्यान, और क्या भी हमने देखा ये राष्ट्रीय उद्यान भी है और आपको टाइगर रिजर्व भी है। सिरिस्का देखा हमने क्या है कि सिरिस्का जो होता है ये टाइगर रिजर्व भी है, वन्यजीव अभयारण्य भी है, और आपको देखने को मिल रहा है, आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये राष्ट्रीय उद्यान भी है। रामगढ़ विस्तारी, ठीक है, और धौलपुर करौली, ये सब यहाँ पे देखिए टाइगर रिजर्व की संख्या बहुत ज़्यादा दिख रही है आपको। रणथंभौर हो गया, सिरिस्का हो गया, मुकुंदा हिल्स हो गया, रामगढ़ विस्तारी और धौलपुर करौली, इतने टाइगर रिजर्व आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। गुजरात की बात करें तो गुजरात में बच्चों को पता है कि गिर वन जो होता है वो गुजरात में पाया जाता है, ठीक है, गिर वन गुजरात में पाया जाता है। मरीन जो होता है ये भी राष्ट्रीय उद्यान है, ये गुजरात में है। ब्लैक बैक और वसंदा, ये राष्ट्रीय उद्यान आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। गुजरात में कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं है, गुजरात में कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं है। एक बार और हम बता देते हैं कहाँ कहाँ नहीं है, तो जम्मू कश्मीर में आपका टाइगर रिजर्व नहीं है, लद्दाख में टाइगर रिजर्व नहीं है, हरियाणा में टाइगर रिजर्व नहीं है, और आपको अभी यहाँ पे गुजरात में भी देखने को मिल रहा है कि टाइगर रिजर्व नहीं है। और हिमाचल प्रदेश में भी हमने देखा था कि वहाँ पे भी, एक बार दिखा देते हैं फिर से, कि हिमाचल प्रदेश में भी कोई टाइगर रिजर्व हमारा नहीं है। ठीक है, चलिए हमने गुजरात देख लिया। गुजरात में गिर जो है, आपने गिर देखा होगा कि गिर वन जो है राष्ट्रीय उद्यान भी है और वन्यजीव अभयारण्य भी है गिर, ठीक है। यहाँ पे नल सरोवर, नारायण सरोवर, पूर्णा और जंगली गधा, ये सारे
वन्य जीव अभयारण्य भी आपको देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के दोस्तों, महाराष्ट्र में क्या है कि राष्ट्रीय उद्यान है संजय गांधी बोरीवली जो है वो राष्ट्रीय उद्यान आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पेंच जो है जवाहरलाल नेहरू के नाम से ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है जवाहरलाल नेहरू जी और संजय गांधी जी, जो कि जवाहरलाल नेहरू के जो सुपुत्र थे, सुपुत्र नहीं, जो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इंदिरा गांधी, जो उनकी जवाहरलाल नेहरू की जो पुत्री थी इंदिरा गांधी, उनके पुत्र संजय गांधी थे। तो ये दोनों थे, यानी कि उसके साथ ही यहाँ पर क्या मिलेगा, तदोबा, गुगामल, नवेगांव, नागजीरा और चंदोली। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो ग्रेट इंडियन आपको वस्टर्ड मिलेगा। ये क्या है, तो ये वन्य जीव अभयारण्य है। फनसड मिलेगा, बोर मिलेगा, कालसुबई मिलेगा, हरिश्चंद्र गाड़ मिलेगा, मेलघाट मिलेगा, नागजीरा मिलेगा, करनाल पक्षी उद्यान। ये बहुत बार पूछा जाता है कि करनाल पक्षी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है करनाल पक्षी। ठीक है, पेनगंगा, उमरेद, पौनी, करहांदला, ये सब वन्य जीव अभयारण्य आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान के बाद अब टाइगर रिजर्व की बात करें तो मेलघाट टाइगर रिजर्व, तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, सहाद्री, नवगांव, नगजीरा और बोर, इतने सारे टाइगर रिजर्व आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। चलिए गोवा की बात करें तो गोवा में आपको क्या मिलेगा, ये एक राष्ट्रीय उद्यान है महावीर, जिसको मोल्लेम भी कहा जाता है, महावीर या तो फिर मोल्लेम कहा जाता है, वो राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलेगा। वही जो है आपका जो राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ वो वन्य जीव अभयारण्य भी है, यहाँ पे भी एक भी टाइगर रिजर्व आपको देखने को नहीं मिलता है गोवा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो है कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में क्या क्या है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो नागरहोल, केंद्रमुख, बनेरघंटा, अंसी और बांदीपुर। ये बांदीपुर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बिहार का भी एग्जाम में पूछा हुआ है, बिहार का TRE 1 या 2 में पूछा गया क्वेश्चन है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। तो हम दोस्तों मैं आपसे बता रहे हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है आप उसको लिखते जाइएगा कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। गिर वन कहाँ था, तो गिर वन गुजरात में था। चलिए यहाँ पे वन्य जीव अभयारण्य की बात करें, डांडेली, घाटप्रधा, चिंजोली और ताल कावेरी, ये सब जो है वन्य जीव अभयारण्य आपको यहाँ पे कर्नाटक में देखने को मिलेगा। अब देखिए बांदीपुर जो है टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, ये राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ टाइगर रिजर्व भी ये है। इसके साथ ही यहाँ पे भद्रा, डांडेली, अंसी जिसको काली भी कहा जाता है, नागरहोल, बिलगिरी, रंगनाथ मंदिर, ये सब यहाँ पे टाइगर रिजर्व आपको पाया जाता है। केरल की बात करें, कर्नाटक से नीचे केरल आ जाए, देखिए अभी ये एक साइड ये चल रहा है, यानी कि हम मैप में देखेंगे, भारत के मैप में तो लेफ्ट साइड से ये चला आ रहा है। ठीक है, मैप में देखेंगे लेफ्ट साइड से चले आ रहा है। केरल की बात करें तो देखिए केरल में क्या है कि आपको अनाईमुदी, ये अनाईमुडी पूछा जाता है, NCERT का ये क्वेश्चन है, अनाईमुडी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय उद्यान अनाईमुदी कहीं कहीं अनाईमुडी लिखा जाता है, ये राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ है, तो ये राष्ट्रीय उद्यान आप याद रखिएगा केरल में है, केरल में अनाईमुडी। और कर्नाटक में क्या है, तो बांदीपुर कर्नाटक में है और अनाईमुडी केरल में है। चलिए ठीक है, इसके अलावा और देखेंगे यहाँ पे क्या है, इराविकुलम है, मथिकेटन 16 है, पाराविकुलम 16 है, पेरियार है और साइलेंट वैली, याद रखिएगा साइलेंट वैली जो है कहाँ पाया जाता है, तो साइलेंट वैली केरल में पाया जाता है। ठीक है, केरल में राष्ट्रीय उद्यान, केरल में एक राष्ट्रीय उद्यान है साइलेंट वैली और अनाईमुदी, ये दो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, हमें आई होप कि आपको याद हो गया होगा कि केरल में क्या है कि साइलेंट वैली और अनाईमुडी है, ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ पे वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो थड़ेकड़ पक्षी अभयारण्य, इदुकी, न्यार, पारिविकुलम, मालाबार, पेरियार, वायनाड, इन सारा यहाँ पे इतने सारे क्या है वन्य जीव अभयारण्य। यहाँ पे पेरियार याद रखिए, टाइगर रिजर्व पूछता है। ठीक है, टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व बहुत बार पूछा क्वेश्चन में कि टाइगर ये जो रिजर्व है पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो केरल में है। और पूछ देता है कभी कभी कि पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो आपने याद रखा, मैंने ऊपर बताया होगा। देखिए यहाँ पे है कि पेंच जो है
पेंच 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 जिसको बोलते हैं, कभी के पेंच लिखा जाता है, ये कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र के अंदर ये देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम तेलंगाना का देखते हैं। दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे। आपको जिस स्टेट का आपको याद करना है, आई थिंक कि आपको हर स्टेट का जो इम्पोर्टेंट होता है वो इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप उसको नोट कर लें, उसको आप बार बार उसे पढ़ते जाएं, क्योंकि वो सब क्वेश्चन बार बार आता है। क्योंकि मैं बहुत सारा कंपटीशन का एग्जाम दे चुका हूँ, तो हमें याद है कि इन सारे क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट किया जाता है। और दोस्तों मैं बता देता हूँ कि TRE 4.0 का तैयारी मैं खुद भी कर रहा हूँ, मैं खुद एस्पिरेंट हूँ, मैं खुद उसके तैयारी में लगा हुआ, तो मैं अपने तरीके से मैं आप लोगों को भी तैयारी के बारे में शेयर करता हूँ। चलिए आगे तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में है, तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है? तो कासुब्रानंद रेड्डी, ठीक है, कासुब्रानंद रेड्डी, महावीर हरीना वनस्थली, मुर्गावनी, ये सब तेलंगाना में पाया जाता है। तेलंगाना का राजधानी आपको पता ही है कहाँ पे है? तेलंगाना का राजधानी जो है वो हैदराबाद कर दिया गया है। वन्य अभयारण्य की बात करें तो नागार्जुन सागर, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, नागार्जुन सागर और प्राणहिता या हिंदा बोलिए, और नागार्जुन सागर जो वन्य जीव अभयारण्य है वो कहाँ पे पाया जाता है? तो तेलंगाना में पाया जाता है। कवल और अमराबाद टाइगर रिजर्व है जो कि यहाँ पे तेलंगाना में पाया जाता है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में क्या है? तमिलनाडु में कौन कौन सा आपको मिलेगा यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान? बात करें तमिलनाडु की, क्या हो गया भाई, चलो तमिलनाडु राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो तमिलनाडु में इंदिरा गांधी, जिसको अन्नामलाई भी कहा जाता है, इंदिरा गांधी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अन्नामलाई भी कहा जाता है। और उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान में मुदुमलाई, गुंडी, मुकुरथी, मनार की खाड़ी, ये सब जो राष्ट्रीय उद्यान होता है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, अब आगे वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो अभी वन्यजीव अभयारण्य में कोडाई कनाल, पॉइंट कैलीमार, पुलकिट झील, देखिए याद रखिएगा ये पुलकिट झील आप नोट कर लीजिएगा। तमिलनाडु में वन्यजीव अभयारण्य में पुलकिट झील के बारे में पूछता है, ठीक है, पुलकिट झील के बारे में पूछता है। उसके बाद सत्यमंगलम, कलाकाड़, वेदांतगल, वेलांडू और मधुमलाई, ये मधुमलाई आपका राष्ट्रीय उद्यान भी है, वन्यजीव अभयारण्य भी है, और मधुमलाई आपको टाइगर रिजर्व भी देखने को मिलेगा। तो ये सारे तमिलनाडु में आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु के बाद हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की बात करेंगे। ठीक है, आंध्र प्रदेश की बात करें हम तो आंध्र प्रदेश में जो है ये राजीव गांधी, आंध्र प्रदेश की बात करें तो राजीव गांधी यहाँ पे है आपका, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश की बात करें, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, पीपाकोंडा, श्री वेंकटेश्वर, ये क्वेश्चन पूछता है, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी जल्दी से बता देंगे आप, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। चलिए इसके बाद हम वन्यजीव अभयारण्य की बात करेंगे, कोरिंगा, कोल्लेरू, पुलकिट नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, यह वन्यजीव अभयारण्य पुलकिट नागार्जुन सागर इसको बोला जाता है, श्रीशैलम भी कहा जाता है, ये अब वन्यजीव अभयारण्य जो है एग्जाम में आता है। इसके बाद बात करें तो नागार्जुन सागर, श्रीशैलम जो कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, ये टाइगर रिजर्व भी है और वन्यजीव अभयारण्य भी है जो आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। चलिए जल्दी से हम आते हैं छत्तीसगढ़ की ओर। छत्तीसगढ़ में आएंगे तो छत्तीसगढ़ में देखिए इंद्रावती, ये इंद्रावती पूछता है राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, गुरु घासीदास, ठीक है, इसका ब्रैकेट में संजय भी नाम है, गुरु घासीदास या संजय नाम का जो राष्ट्रीय उद्यान है आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। अब छत्तीसगढ़ में वन्यजीव अभयारण्य में अचान कमार, सीता नदी,
ये सब आपको देखने को मिलता है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भी है और ये टाइगर रिजर्व क्षेत्र भी है। उनवती, सीता नदी और अचान कमार, ये यहाँ पे टोटल मिला जुला के 3 राष्ट्रीय उद्यान है, 3 टाइगर रिजर्व क्षेत्र जो है वो आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। जल्दी से उड़ीसा आते थे, छत्तीसगढ़ के बगल में उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में क्या है, भितरकनिका और सिमलीपाल, इसे तो आपको कंठस्थ हो जाना चाहिए। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ देखिए कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ टाइगर रिजर्व भी है, ये टाइगर रिजर्व भी है। सतकोसिया गार्ज टाइगर रिजर्व जो है वो ये भी आपको कहाँ मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा। चलिए देखते हैं, भितरकनिका, चिल्का, गहरी माथा, नंदकानन, सतकोसिया, गौर सिमलीपाल, ये सब ये जो है आपका वन जीव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ आपको देखने को मिलेगा, ये उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं पश्चिम बंगाल की ओर। पश्चिम बंगाल आते हैं। पश्चिम बंगाल में क्या है कि पश्चिम बंगाल का जिसकी राजधानी आपको जल्दी से बताना है कमेंट में, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, चलो आप कमेंट कर देना। देखो यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान में बुक्सा, गोरुमारा, नेओरावेली, सिंगलीला, सुंदरवन और जल्दापारा, इतने सारे राष्ट्रीय उद्यान है। सुंदरवन आपको पता ही है कि बंगाल की खाड़ी में जो है सुंदरवन है। और चलो पश्चिम बंगाल की राजधानी बता देता हूँ, कोलकाता है और भारत की पूर्व राजधानी थी जो पश्चिम बंगाल थी, इसे बंगाल को कोलकाता से राजधानी को 1911 ईस्वी में दिल्ली ट्रांसफ़र किया गया था। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ चपरामारी, बलमपुर जो है ये आपका राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान नहीं वन जीव अभ्यारण्य है। उसके बाद सुंदरवन और बुक्सा, देखिए एक ही जो सफ़ेद बाघों का जो वाइट टाइगर्स रिजर्व क्षेत्र जो है वो पूरे भारत में एक है, सुंदरवन जो है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बुक्सा भी है यहाँ पे आपका टाइगर रिजर्व। त्रिपुरा की बात करें, पूर्वोत्तर राज्यों में आ गए तो त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड्स, बाइसन, राजबारी। ठीक है दोस्तों, आज तक मेरा जहां एक्सपीरियंस है कि पूर्वोत्तर जो राज्य है उसका कम ही पूछता है, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, आप एक बार जरूर देख लें सबको। ठीक है, तो क्लाउडेड लेपर्ड्स, बाइसन जो है ये राष्ट्रीय उद्यान है। गुमटी सिपाही जाला जो है ये इसका ये वन जीव अभ्यारण्य, यहाँ पे कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं है। मिजोरम की बात करें तो मुलरेन, फंगपुई जो कि ब्लू माउंटेन में है, और इसमें वन जीव अभ्यारण्य में दम्पा, थोरांटलांग और ये दम्पा जो है क्या है आपका टाइगर रिजर्व क्षेत्र यहाँ पे एक पाया जाता है। मणिपुर की बात करें तो केबुल लामजाओ और सिरोही जो है यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है। 2 राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे, नहीं एक भी वन जीव अभ्यारण्य और आपको यहाँ पे एक भी टाइगर रिजर्व क्षेत्र आपको नहीं देखने को मिलेगा। नागालैंड की बात करें तो यहाँ पे एक इटाकी राष्ट्रीय उद्यान है, फाकिम, जो कि 642 हेक्टर में फैला हुआ, ये आपका वन जीव अभ्यारण्य आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नागालैंड के बाद हमने अरुणाचल प्रदेश के देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में क्या है कि नामदफा और माओलिंग जो है, नामदफा और माओलिंग राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद यहाँ पे वन जीव अभ्यारण्य में पखोई, सेमा आर्किड, और यहाँ पे टाइगर रिजर्व की बात करें तो नामदफा जो कि राष्ट्रीय उद्यान भी है और टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट है असम। असम में क्या है, डिब्रू इसको बोलते हैं, डिब्रू साखोवा, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सोखा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तीनों आप याद रखें। उसके बाद यहाँ पे और भी है, औरांग, नमेरी, रायमोना, देहिंग पटकाई, ये सब जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपको असम में देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए वन जीव अभ्यारण्य में दीपोरविल, पूर्वी कार्बी एंगलोंग और लखोवा भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये मानस टाइगर रिजर्व क्षेत्र जो आपको एकदम कंफर्म याद कर लीजिए कि मानस जो है टाइगर रिजर्व क्षेत्र यानी जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, असम में देखने को मिलेगा। काजीरंगा जो है वो राष्ट्रीय उद्यान भी है और आपको राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ ये क्या है, ये आपका टाइगर रिजर्व क्षेत्र भी है। ठीक है, चलिए सिक्किम की बात करें, कंचनजंगा, आपने तो इसका राष्ट्रीय उद्यान कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे पोंगा, लंखा और किताम, ये 2 यहाँ पे वन जीव अभ्यारण्य है। मेघालय की बात करें, बालफक्रम, नौकरेच, रीच, ये आपको यहाँ
यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पे क्या है कि राष्ट्रीय उद्यान के अलावा यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य में नोक, खेलम, सीजू, बाघमारा पिक्चर प्लांट के लिए जो काफ़ी फेमस है, वहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा। अब बात करें झारखंड की, तो झारखंड में जो एक राष्ट्रीय उद्यान है बेतवा नेशनल पार्क जिसको बोलते हैं, लातेहार जिला में है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या क्या है। यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य में डालमा है, गौतम बुद्ध है, हजारीबाग है, पारसनाथ है, पलामू है, और ये पोपचंची नहीं होता, तोपचाची है, जिसे कि यहाँ पे पोपचंची लिखा गया है, गलत यहाँ पे लिखा गया है, तोपचाची होता है। ये यहाँ पे झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक पलामू है, पलामू वही लातेहार पलामू में जो बेतवा नेशनल पार्क है, उसी में ये टाइगर रिजर्व क्षेत्र जो है। कहीं कहीं बेतला लिखा हुआ आपको मिलेगा, बेतवा बेतला लिखा हुआ मिलेगा आपको। चलिए बिहार का बात करें तो बिहार में एक वाल्मीकि जो है, वाल्मीकि आपको राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। यही टाइगर रिजर्व क्षेत्र भी है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व क्षेत्र है यहाँ पे। इसके बाद बात करें तो भीम बांध, गौतम बुद्ध, कांवर झील, कैमूर, वाल्मीकि और विक्रमशिला, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय ये वन्य जीव अभ्यारण्य आपको देखने को मिले। उत्तर प्रदेश का दुधवा ये राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत फेमस है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश एकक जो आपको ये देखने को मिल रहा है, एकक राष्ट्रीय उद्यान है। ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि बेतवा नेशनल पार्क कहाँ पे है, या बेतला नेशनल पार्क कहाँ पे है, वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे है, या दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो ये सब आपको याद रखना है। झारखंड में बेतवा है, बिहार में वाल्मीकि, उत्तर प्रदेश में दुधवा है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं। देखिए 11 राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा बांधवगढ़ बहुत फेमस है, फासिल जिसे मंडला भी कहा जाता है, कान्हा बहुत बार पूछा जाता है, माधव पूछा गया है, इंदिरा प्रियदर्शनी जिसको पेंच कहा जाता था। हमने एक और पेंच के बारे में जो हमने पढ़ा अभी महाराष्ट्र में, ठीक है, तो महाराष्ट्र में भी एक पेंच नाम का जो है राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिला था। टाइगर रिजर्व क्षेत्र जो है पन्ना जो है, ये पन्ना भी पूछा गया है, संजय, सतपुड़ा वन विहार, डायनासोर, क्रोनो, इतने सारे राष्ट्रीय उद्यान आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी इसका यहाँ पे देखिए कुछ राष्ट्रीय उद्यान के अलावा आपको वन्य जीव अभ्यारण्य में बोरी, गांधी सागर, राष्ट्रीय चंबल, पन्ना, रातापानी, सोन घड़ियाल, ये सब आपको यहाँ के देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पन्ना जो है राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस है, ये आपका टाइगर रिजर्व क्षेत्र, कान्हा, सतपुड़ा, बांधवगढ़, संजय दुबरी, पेंच, वीरांगना, दुर्गावती, इतने सारे टाइगर रिजर्व क्षेत्र आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जल्दी से अब अंडमान एवं निकोबार का देख लेते हैं। तो अंडमान एवं निकोबार का इसमें 6 राष्ट्रीय उद्यान है। टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 6 राष्ट्रीय उद्यान है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। इसमें से कैंपबेल बे, गलाथिया बे, महात्मा गांधी मरीन, माउंट हैरियट, रानी झांसी मरीन और शेडल पीक, ये आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें, टर्टल द्वीप, बैरन द्वीप, जो कि यहाँ पे सर्वाधिक 96 वन्य जीव अभ्यारण्य आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे एक भी टाइगर रिजर्व क्षेत्र नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है और यहाँ पे कोई भी टाइगर रिजर्व क्षेत्र नहीं है। यहाँ पे इंदिरा प्रदर्शनी यानी कि एक वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसको असोला भाटी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आज का ये जो टॉपिक था हमारा, बेसिकली आज हमने देखा कि कहाँ पे कौन से उद्यान पाए जाते हैं, कौन से राष्ट्रीय उद्यान, कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य, कौन से टाइगर रिजर्व, और कुछ यहाँ से डिफिकल्ट जो वर्ड वाले जो कुछ क्वेश्चन थे पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी से रिलेटेड, ये सारे आपने आज देखा होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसमें नीचे कमेंट जरूर करें। इसके नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी लेके आऊँगा, आप इसके नेक्स्ट पार्ट को भी देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें ताकि उसे भी बेनिफिट मिलेगा। चलिए।